नाज़रीन, इस वक्त इजराइल में लार्ज स्केल मिलिट्री ड्रिल्स शुरू हो गई हैं और सोर्सेज के मुताबिक ये ईरान के खिलाफ जंग की बहुत बड़ी इंडिकेशन हो सकती है। ये ड्रिल जो है ये ईरान के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी हो सकती है और अमेरिकन वहां पर आप देखें बरह रास्त मौजूद हैं और उन्होंने वहां पर अपना जो कमांड सेंटर भी बना लिया है, तो उसको भी इसी नजर से अब देखा जाने लगा है, क्योंकि बज़ाहिर तो वो गजा में सीज फायर के लिए है, लेकिन गजा में सीज फायर कितना इंप्लीमेंट हो रहा है वो आपके सामने है। तो इसको भी अब इसी अंदाज के अंदर देखा जा रहा है कि ये ईरान के साथ जंग की जो तैयारी हो सकती है। गजा की एक टनल के अंदर 200 फाइटर्स मौजूद हैं, जिसको रेजिस्टेंस ने ये कहा है कि वो जवाबी अटैक करेंगे इसराइल के ऊपर। तो उसके हवाले से टॉक्स चल रही हैं और जैरेड कुशनर की इस वक्त मुलाकात नेतन्याहू के साथ जारी है, तो कोई भी नतीजा इससे सामने आ सकता है। सऊदी अरेबिया ने ये क्लैरिफाई किया है कि इसराइल के साथ कोई नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं होगी। ताजा जो रिपोर्ट्स आ रही है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और स्लोवेनिया जो कि यूरोप का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, वो फलस्तीन के लिए बहुत ज्यादा आगे सामने आया है। दूसरी तरफ जो है वो रशिया के साथ जो जंग है, जिसमें बरह रास्त तो कोई यूरोपियन जो मिलिट्रीज हैं वो शामिल नहीं है, लेकिन रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाकर वो समझते हैं कि वो रशिया को डैमेज कर रहे हैं, लेकिन असल में सबसे पहले तो खुद यूरोप डैमेज हो रहा है। आज कुछ नई रिपोर्ट्स सामने आई हैं कैसे एक एक मुल्क का डजन्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान जब वो हो रहा है। एक एक मुल्क इतना पैसा गवा रहा है जो रशिया के साथ ट्रेड में टूरिज्म से आता था, वो बहुत ज्यादा उनकी इकोनॉमीज को इससे डैमेज हो रहा है। जर्मनी खुद इससे बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान जंग के बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जैसा कि इससे पहले एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें न्यूयॉर्क टाइम ने ये लिखा कि ये जंग जो है वो मैटर ऑफ टाइम है, ठीक है, ये किसी भी वक्त जब वो छिड़ सकती है। तो एक नई डिसेप्शन हमें नजर आ रही है इजराइल और अमेरिका की तरफ से, यानी बजाहिर उनकी टॉक्स जो है वो गजा और वेस्ट बैंक से रिलेटेड हैं, बजाहिर उनकी टॉक्स जो हैं वो सीज फायर से रिलेटेड हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी तैयारी जो है वो ईरान के साथ जंग के हवाले से हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने जो अपना बिल्डअप गल्फ में किया है और पसे पर्दा कुछ बहुत ही डेंजरस लेवल की चीजें हो रही हैं। अब मिसाल के तौर पे कुछ इंडिकेटर्स जो इस वक्त बात किए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे 200 अमेरिकन सोल्जर जो हैं वो वहां पर एक कमांड सेंटर के साथ मौजूद हैं, जिसमें अमेरिकन कमांडर्स कब आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वहां पर एक मुकम्मल निगरानी हो रही है। वो कह रहे हैं हम गजा के सीज फायर के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन गजा के सीज फायर में कितनी इंप्लीमेंटेशन हो रही है, रोजाना की बुनियाद पर इजराइल वहां पर हमले कर रहा है और अमेरिका की कोई इंटेंशंस नहीं है यहां पर फलस्तीनियों को कोई रियासत देने में, उनको कोई राइट्स देने में, इजराइल को लगाम डालने के अंदर। तो फिर ये सारा कमांड सेंटर वहां पर क्यों मौजूद है? दूसरी बात जो अब सामने आ रही है कि इस वक्त जो कुछ देर पहले इजराइल ने लार्ज स्केल मिलिट्री ड्रिल जो है वो जॉर्डन वैली के अंदर जब शुरू कर दिए, यानी जो ईस्टर्न बॉर्डर है उस साइड पे एक प्राइमरी डिफेंस एरिया इसको कहा जा रहा है। और 9000 रिजर्व सोल्जर्स और ऑफिसर जो है वो इस वक्त आज ही इजराइल ने कॉल अप किए हैं। 9000 रिजर्व सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स वो किस लिए किए गए हैं? एंड इट इज लाइकली दैट एयर डिफेंस फोर्सेज हैव आल्सो बीन मोबिलाइज्ड। अमेरिका जो है वो वहां पर एडिशनल एयर डिफेंस डिप्लॉय कर रहा है, तो इजराइल की जो एयर डिफेंस फोर्सेज हैं वो भी मोबिलाइज हुई हैं। तो जो सेंट्रल रीजन है इजराइल का, वहां पर मजीद फौज जो है वो भेजी जा रही है गुश्तन के एरिया में, और नेक्स्ट मंथ जो है वो हॉलीडे सीजन होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो मुल्क के अंदर ही फौज डिप्लॉय करने का क्या मतलब है? यानी कि जो ईरान से हमला होगा वो तो कोई जमीनी हमला तो नहीं होगा, तो मुल्क के अंदर डिफरेंट जगहों पर फौज डिप्लॉय करने का जाहिर है कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। फिर जब हमला होता है, जब एयर स्ट्राइक्स होती हैं, तो उसमें ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल बनती है, तो जाहिर है कि जो इलाके उनको लगता है कि यहां पर सबसे ज्यादा अटैक्स हो सकते हैं। आप देखिए लास्ट टाइम जब तल अवीव की सूरत हाल क्या थी, तो फौज आपको तल अवीव की सड़कों पर जब नजर आ रही थी, तो इसलिए वो एरियाज उनके बहुत हसास एरियाज हैं, वहां पर जब वो अपनी फौज इस वक्त डिप्लॉय कर रहे हैं, क्योंकि जब एयर स्ट्राइक्स होंगी जो डैमेज होगा उसको भी तो फौज ने आकर जब वो देखना है। तो ये डिफरेंट इंडिकेटर्स, और सबसे बढ़कर इजराइल को इस जंग में शिकस्त हुई है और अपनी हेजेमनी को रीएस्टैब्लिश करने के लिए वो एक बार और जंग करने के लिए आ रहा है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर ये वॉर अगेंस्ट ब्रिक्स है, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की लड़ाई जारी है, उसमें ईरान को डिस्ट्रॉय करना ये अमेरिका बहुत ज्यादा और वेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी समझता है। बहरहाल ये इस वक्त के सिनेरियोज हैं। आप ये देखिए, अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि इजराइल ने लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेज अक्रॉस द वेस्ट बैंक जो शुरू कर दी हैं। 3 डे ये एक्सरसाइजेज हैं, रेजिंग कंसर्न्स अमंग द पैलेस्टीनियन ओवर इंक्रीज्ड मिलिट्री एक्टिविटी। इसमें ग्राउंड फोर्सेस शामिल हैं, इसमें एयर फोर्सेस भी शामिल हैं। वेस्ट बैंक के अंदर एयर फोर्सेस और स्पेशल यूनिट्स जो है वो इसके अंदर शामिल हैं, और जो इजराइल के डिफरेंट ब्रांचेस हैं सिक्योरिटी के ऑपरेटर्स के, उसके साथ कनेक्शन के साथ। और इसका मकसद जो है वो ऑपरेशनल रेडीनेस दिखाना है फॉर पोटेंशियल एस्केलेशन सिनेरियोज। या देखिए, एस्केलेशन सिनेरियोज के लिए ये एक्सरसाइजेज हो रही हैं।
तो कौन सी एस्केलेशन और किसकी एस्केलेशन? डिफरेंट एस्केलेशन सिनेरियोज के हवाले से ये ऑपरेशनल रेडीनेस जो है उसकी एक्सरसाइजेज हैं। इसमें ड्रोन शामिल हैं, इसमें जो है वो एक्टिव ट्रूप शामिल हैं, इसमें एयरक्राफ्ट की मूवमेंट जो है वो शामिल है, और रेजिडेंट्स हैव बीन वार्न्ड कि मिलिट्री की जो प्रेजेंस है वहां पर और ज्यादा बढ़ने जा रही है। तो ये यानी कि काफी चीजें मशकूक हैं। जब मामला सीज फायर की तरफ जा रहे हैं तो फिर ये ड्रिल्स और फिर पॉसिबल एस्केलेशन सिनेरियोज वो क्या हो सकते हैं। इसी दरमियान रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरेबिया की जानिब से ये बिल्कुल क्लैरिफाई किया गया है कि हम बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। गजा की जंग के बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है, अब नॉर्मलाइजेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सऊदी प्लेज हार्ड बॉल, नो पैलेस्टाइन एंड नो पीस। अगर फलस्तीन नहीं है तो फिर कोई पीस नहीं है। ट्रंप वांट्स अ हैंडशेक एंड एमबीएस वांट्स अ रोड मैप। एमबीएस चाहते हैं कि एक रोड मैप दिया जाए कि फलस्तीनी रियासत तक हम जो वो कैसे पहुंचेंगे। तो एक रेड लाइन जो है उन्होंने एक तय की है कि नो रिकॉग्निशन ऑफ द इजराइल विदाउट अ क्रेडिबल पाथ टू द पैलेस्टीनियन स्टेट। और गजा की जंग जो है उसने चेंज कर दिया है एवरीथिंग को। हालांकि सऊदी अरेबिया तो तैयार था और इवन उर्दुगान जो है वो इजराइल का दौरा करने जा रहे थे, और इस वक्त अक्रॉस द अरब वर्ल्ड बहुत ज्यादा गुस्सा पाया जा रहा है इजराइल के खिलाफ, और इसमें कोई अरब वर्ल्ड इसकी आप कह लें कि मजाल नहीं कर सकता कि वो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करे और जाकर नेतन्याहू के साथ हाथ मिलाए। खुद एमबीएस ने एक साल कबल लिखा था पॉलिटिको के अंदर, और बल्कि लेटर भेजा था जो अमेरिकन कांग्रेसमैन है, और उसमें उन्होंने कहा था कि जैसे इजिप्शियन लीडर 80s में उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की थी लेकिन उनको असैसिनेट किया गया, तो आज तो फिर बिल्कुल सिनेरियो जो मुख्तलिफ है। सो पूरी अरब वर्ल्ड जब शदीद गुस्से में है, और नॉर्मलाइजेशन एक रेडियो एक्टिव सूरत हाल, यानी ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब चलाने वाली बात है कि अगर कोई नॉर्मलाइजेशन जब जाकर करेगा तो एमबीएस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो इस सूरत। तो दूसरी तरफ जो अमेरिकन अब क्यों वो डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं जो इससे पहले वो इस शर्त के बगैर करने के लिए तैयार नहीं थे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ओपनली ये कहा था कि अगर सऊदी अरेबिया डिफेंस एग्रीमेंट चाहता है तो उसको इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन जो वो करनी पड़ेगी, ओपनली उन्होंने कहा। लेकिन अब ट्रम्प इंतजामिया जो है ऐसी वो चाहता जो है, लेकिन इसके बावजूद वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, बिकॉज राइटर ये लिख रहा है कि अब सऊदी अरेबिया को इतनी वाशिंगटन की जरूरत नहीं है जितनी वाशिंगटन को सऊदी अरेबिया की है। तो सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा इत्तेहादी है अमेरिका, सारी चीजें हैं, और सऊदी अरेबिया आगे ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है। लेकिन इस वक्त अमेरिका को बहुत जरूरत पड़ गई है क्योंकि चाइना के खिलाफ असल जंग है। तो चाइना के खिलाफ ये यानी सऊदी अरेबिया, ये बहुत बड़े मुल्क हैं, इनको अमेरिका लूज नहीं कर सकता है, बल्कि इनको लूज करेगा तो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो मिडिल ईस्ट में और ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा, तो ये सिनेरियो रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक। और सल्वेनिया के जो प्रेसिडेंट है, सल्वेनिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है यूरोप में, और उन्होंने कहा कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी इजराइल को अलाउ करती चली जाती है, इट विल बी द एंड ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट एंड वी विल नॉट अलाउ दैट। कि इस तरह फिर फलस्तीनी रियासत जब उसका कोई पीछे चांस ही नहीं बचेगा, क्योंकि गजा में भी वो कब्जा कर लेंगे और वेस्ट बैंक ऑलरेडी उनके कब्जे में है, वहां पर वो सेटलमेंट्स बना रहे हैं। तो अगर ये सेटलमेंट्स अलाउ कर दी जाती हैं तो फिर देयर विल बी नो पैलेस्टीनियन स्टेट, और ऐसे सिनेरियो को हम कबूल नहीं करते। यूरोप इज नॉट यूनाइटेड अगेंस्ट इजराइल, यूरोप मुत्तहद नहीं है इजराइल के खिलाफ, एंड वी हैव बैंड आर्म्स एक्सपोर्ट टू इट एंड प्रोहिबिटेड एंट्री टू इट्स ऑफिशियल्स। तो हमने इजराइल के लिए जो असलहा सप्लाई है उसको बंद कर दिया है और प्रोहिबिट कर दिया है इसके ऑफिशियल्स को। सल्वेनिया ने इजराइल के लिए असलहा सप्लाई भी बंद कर दिया है और इजरायली ऑफिशियल्स भी सल्वेनिया जब नहीं जा सकते हैं। तो ये वो यूरोप के ममालिक हैं जो इतना बड़ा स्टांस ले रहे हैं। जो स्पेन है उसने बंदरगाहें बंद कर दी हैं, अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है, इकोनॉमिक रिलेशन खत्म कर दिए हैं, असलहा सप्लाई जब रोक दी है, और इजराइल से वो असलहा खरीद भी नहीं रहे, हालांकि उनके एग्रीमेंट्स मौजूद थे। तो मिडिल ईस्ट की जो गवर्नमेंट है उनके पर दबाव बढ़ता चला जाएगा, कितनी देर वो इसको सस्टेन कर सकते हैं। और खुद टर्की जो है वो अब उसने अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं 2 दिन कबल जो है। तो ये वो सिनेरियो है कि बाकी जो गवर्नमेंट्स है वो प्रेशर बढ़ा रही हैं, वो इकदाम उठा रही हैं, तो अरब वर्ल्ड जो है वो अभी तक कोई अमली इकदाम उठाने से कासिर है। इसी दरमियान नाज़रीन, पेरिस के अंदर आज बड़ी अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है, और जो फलस्तीन के सदर हैं महमूद अब्बास, वो मैक्रोन के इन्विटेशन के ऊपर पेरिस पहुंचे हैं, और मैक्रोन जब उनको होस्ट करने जा रहे हैं। और यह मुलाकात इस सिनेरियो में होने जा रही है कि जो फ्रांस ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम किया है, तो उसके बाद यह पहली मुलाकात है। मैक्रोन विल होस्ट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी प्रेसिडेंट इन पेरिस। तो यह फ्रांस की रिकॉग्निशन ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट, और इसमें फलस्तीनी रियासत और गजा की जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको डिस्कस किया जाएगा। फलस्तीनी रियासत और गजा जो है वो डिस्कस किया जाएगा। इसी दरमियान अल जजीरा ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि कैसे जो यूरोप की लेबर यूनियन है वो कैसे बहुत बड़ा इंपैक्ट जो वो क्रिएट कर सकती हैं। हाउ लेबर यूनियंस इन यूरोप कैन हेल्प एंड इजराइल जेनोसाइड इन गाजा।
गजा की जो जेनोसाइड है उसको इफेक्टिवली खत्म करने में यूरोप की लेबर यूनियंस फैसला कुन किरदार जब अदा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि एक सीज फायर तो हो गया है, 10 अक्टूबर को यह सीज फायर हुआ था, लेकिन इजराइल का जो ब्रूटल वायलेंस है वो अभी तक नहीं रुक सका है। और फलस्तीनी जब वहां पर शहीद हो रहे हैं, इजराइल जब उनको अटैक करता चला जा रहा है, और इजराइल को पॉलिटिकल, मिलिटरीली और लॉजिस्टिकल सपोर्ट जब वो हासिल है वेस्ट से, यूरोप से, उनको ये सारी सपोर्ट पॉलिटिकली, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली, लॉजिस्टिकली ये सारी सपोर्ट उनको हासिल है। और ये वो चीज है कि इजराइल कंटिन्यूअसली फलस्तीनी लैंड को कॉलोनाइज किए हुए है। तो 2 साल जब वो बहुत हिस्टोरिक मुजाहरे जब वो यूरोप में देखने को मिले, यूरोप की सड़कें जब वो और उनके रोड जब वो भरे हुए थे मुजाहरों से, तो बहुत ज्यादा इससे प्रेशराइज हुई वेस्ट की गवर्नमेंट्स। तो उन्होंने कुछ इकदाम भी दरमियान में उठाए, कुछ ने अपनी पोजीशन को रिवर्स भी किया, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो सका। यानी एक बड़े लेवल के ऊपर कोई उन्होंने ऐसा मीनिंगफुल इकदाम उठा दिया, जैसा कि यूरोपीय यूनियन के ऊपर बहुत दबाव था कि वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो इजराइल के साथ खत्म करे, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म नहीं किया। अगर ये हो जाता तो ये एक बहुत बड़ा मीनिंगफुल इकदाम था, तो ये नहीं हुआ। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो क्यों नहीं हुआ। वो इस वजह से नहीं हुआ कि यूरोप को पता है अगर ये खत्म हो गया तो इजराइल वैसे ही सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि वो चल ही उनकी मदद के साथ रहा है। वो कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है कि जो किसी के सपोर्ट ना होने के बगैर खत्म हो जाएगा। वो तो एक कॉलोनी है जो वेस्ट के पैसे और वेस्ट की मिलिट्री की वजह से चल रही है। तो अगर वो खत्म हो जाएगी तो यूरोप, तो इजराइल जब वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो ऐसे सिनेरियो में जो लार्ज स्केल लेबर मोबिलाइजेशन है, ये एक फैसला कुन किरदार अदा कर सकती है। और लेबर यूनियंस ने इससे पहले बड़ी स्ट्राइक्स की भी हैं, जैसे इटली के अंदर लेबर यूनियंस यूरोप के अंदर वो एक ऐसा सेंट्रल रोल अदा कर सकती हैं इन अंडरमाइनिंग देयर गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर इजराइल। अगर वो सही मानों में खड़ी हो जाएं तो फिर गवर्नमेंट्स भी चाहकर इजराइल के लिए नहीं, देखना, अगर वो हड़ताल कर देते हैं या बाकी इकदाम उठा देते हो, गवर्नमेंट्स इन लेबर यूनियंस के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती है। गिवन द एक्टिव ट्रेड बिटवीन इजराइल एंड यूरोपियन कंट्रीज एंड द लॉजिस्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द यूरोपियन पोर्ट्स, ठीक है ना, बंदरगाहों के ऊपर और वहीं से जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट और सप्लाई और ट्रेड हो रही है, अगर ये यूनियंस खड़ी हो जाएंगी तो फिर वो जारी ही नहीं रह सकती। वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट इन यूनियंस के बगैर जब वो हो ही नहीं सकती। सो वर्कर्स इन मेनी सेक्टर्स कुड मेक अ डिफरेंस बाय ऑर्गेनाइजिंग फॉर पैलेस्टाइन। तो अगर ये सारे जो है वो खड़े हो जाए फलस्तीन के लिए तो बहुत बड़ा डिफरेंस ये क्रिएट कर सकते हैं। और इसी दरमियान एक और रिपोर्ट देखिए कि कैसे जो ज़ायनिज्म है वो कोलैप्स कर रहा है एंड गाजा रेजिस्टेंस इज राइजिंग। ज़ायनिज्म का जो नैरेटिव है वो वेस्ट के अंदर बाकायदा कोलैप्स कर रहा है और रेजिस्टेंस जो है वो राइज कर रही है। ब्रॉडर कोलैप्स हो रहा है ज़ायनिस्ट का जो नैरेटिव है, ठीक है ना, और शिफ्ट आ रहा है ग्लोबल अवेयरनेस के अंदर। जो गजा के अंदर इवेंट्स हुए हैं, ग्लोबल अवेयरनेस के अंदर जब वो शिफ्ट आ रहा है, और इसी दरमियान जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो फोकस कर रहा है ऑन क्योस एंड डिस्ट्रक्शन। और रेजिस्टेंस जो है वो मेयरली मिलिटरीली कन्फ्रंट करने का नाम नहीं है। यानी रेजिस्टेंस सिर्फ ये नहीं है कि ऑन ग्राउंड फौजें इजराइल से लड़ेंगी तो वो रेजिस्टेंस है, बल्कि इजराइल की जो मॉरल और पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है उसको भी डिसमेंटल करना और उसका सामना करना और उसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज करना, ये भी रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो ये भरपूर तरीके, तो ओवरऑल जो ज़ायनिज्म का नैरेटिव है और लेजिटिमेसी है वो तो कोलैप्स लोगों में हो चुकी है। तो उनकी जो लॉबी का इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट्स के अंदर वो बहरहाल अभी तक मौजूद है और अगला स्टेप वही है। सो अब देखें, गजा के अंदर अभी भी उनकी जो बॉम्बिंग है वो जारी है। इजरायली फोर्सेस जो है वो उन्होंने रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को सेंट्रल गजा में डिमोलिश किया है। 2 फलस्तीनी जिसमें से एक बच्चा था ड्रोन अटैक में जब वो उसको शहीद किया गया है। 270 जो जर्नलिस्ट शहीद हुए हैं गजा में, उसमें से 44 जो हैं वो गजा के जो डिस्प्लेसमेंट टेंट्स थे उसके अंदर मौजूद थे और बाकायदा टारगेट किया गया उनको। 44 जर्नलिस्ट उन टेंट्स के अंदर मौजूद थे। इसी दरमियान जो है वो यूरोप जो रशिया के साथ एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी डिजास्टर्स वॉर यूरोप ने यूक्रेन की सूरत के अंदर छेड़ी है, जिसमें बर्तानिया के इंटेलिजेंस, बर्तानिया के जो आर्मी चीफ है वो कहते हैं कि यूक्रेन कभी जीत नहीं सकता। बुनियादी इस जंग छेड़ने का मकसद यह था कि रशियन इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। रशियन इकोनॉमी कोलैप्स होगी तो रशिया को 2 से 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। जैसे पिछली सेंचुरी में सोवियत यूनियन के कई टुकड़े किए गए, तो अब जो एक रशिया बचा है उसको कई हिस्सों में तकसीम करना, यह इस जंग का बुनियादी मकसद था। इसी मकसद के साथ ताकि मिनरल्स वहां से निकाले जाए और रशिया की ताकत को मुकम्मल जो डिसमेंटल किया जाए। लेकिन इसका नतीजा बिल्कुल उलट निकल रहा है। रशिया ज्यादा पावरफुल होकर सामने आ गया है और कोई चांस नहीं अब उसके हारने का। तो अब आज जो रिपोर्ट सामने आई है कि रशिया पर सैंक्शन लगाकर, तो ओवरऑल यही है कि भाई अजम्पशन यही है कि रशिया डैमेज हो रहा है। नहीं, असल में सबसे पहले यूरोप डैमेज हो रहा है। अब मिसाल के तौर पे बल्गेरिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, आज उन्होंने रिपोर्ट जारी की है, बल्गेरिया को $23 बिलियन का नुकसान हुआ है यूरोपीय यूनियन की जो सैंक्शंस है रशिया पर। सैंक्शंस रशिया पर लगी हैं, नुकसान इनको हो रहा है।
$23 बिलियन। की सेक्टर जो हैं बल्गेरिया के अंदर उनको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, और इसमें टूरिज्म बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें 15 से 20 बिलियन डॉलर्स उनको आते थे, जिसका जो है वो लॉस हुआ है। उनकी इकोनॉमी जो है वो रैपिडली इंपैक्ट इस वजह से हो रही है। रशियन जो क्लाइंट्स थे, टूरिज्म, रियल स्टेट के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी, जो सर्विस सेक्टर है उसमें उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी। तो ऑल्सो लॉस्ट एक्सेस टू द अफोर्डेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। बल्गेरिया को जो अफोर्डेबल कंस्ट्रक्शन मटेरियल रशिया से आता था वो भी रुक गया, और रशिया और बेलारूस दोनों से ये इंपोर्ट होते थे, अब वो महंगा। इसी तरह आप देखना सबसे बड़ा जो लॉस यूरोप का हो रहा है वो एनर्जी का है। जो सस्ती एनर्जी वो रशिया से ले रहे थे, अब वो महंगी एनर्जी ले रहे हैं, जिससे उनको बहुत ज्यादा जो वो लॉस हो रहा है। और यही वजह है कि चाइनीज इंडस्ट्री जब उनको कंपीट कर चुकी है और बिल्कुल मुकाबले से ही बाहर कर चुकी है। BMW और मर्सिडीज और इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज चाइनीज जो ऑटोमेकर्स हैं उनके सामने फेल हो गई हैं। और इससे बल्गेरिया को सबसे बड़ा जो लॉस हुआ है वो उनके न्यूक्लियर एनर्जी को हुआ। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसकी कंस्ट्रक्शन जब वो जारी थी रशिया की मदद से, लेकिन जब जंग हुई तो उसके बाद जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे वो इस प्रोजेक्ट से उन्होंने विड्रॉ करने का ऐलान कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट्स भी हुई और वो प्रोजेक्ट उसी तरह से पड़ा हुआ है, जिससे एक एनर्जी भी हासिल होना थी और जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो भी फारिग हो गई। अच्छा, अब जरा देखिए जर्मनी के अंदर क्या सूरत हाल है। अब जर्मनी जो है उसने 2 आलमी जंगें लड़ी हैं। अब जर्मनी फिर जो है वो मिलिटराइजेशन की तरफ जा रहा है। ये बहुत ही अजीब है, बहुत ही अजीब है कि जर्मनी फिर एक तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहा है। अब जनाब अली जर्मनी जो है उसने मिलिट्री सर्विस को मैंडेटरी करने का कानून वो पास कर रहे हैं। तो अब जर्मनी में इसको रोकने के लिए मुजाहरे शुरू हो गए। 500 एक्टिविस्ट जो है वो मिले हैं और उन्होंने कहा कि दिसंबर 5 को नेशन वाइड जो प्रोटेस्ट है वो होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कॉलिंग फॉर जर्मनी टू बी रेडी फॉर पीस नॉट फॉर वॉर। जर्मनी को जंग की तैयारी नहीं करनी है बल्कि उसको पीस के लिए तैयार होना चाहिए। जर्मनी के लोग इस वक्त बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है एक और जंग रशिया के साथ लड़ने के लिए। 2 जगह उन्होंने रशिया से लड़ी हैं, दोनों में हारे हैं, एंड मिलियंस ऑफ पीपल जर्मनी के जब वो मारे गए। तो अब एक और जंग जर्मनी जो है वो रशिया के साथ लड़ने जा रहा है, और एक ऐसे वक्त में जब रशिया न्यूक्लियर है। लास्ट तो दोनों वॉर में रशिया न्यूक्लियर नहीं था, अब रशिया न्यूक्लियर भी है और जर्मनी न्यूक्लियर नहीं है। फिर भी वो रशिया से जब तीसरी आलमी जंग जो लड़ने जा रहे हैं जिसमें लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, लोग और ज्यादा मुखालिफ बनेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज के, और जो फार राइट है वो और ज्यादा बनकर सामने आएगा। तो ये जो आपको सारी इस वक्त यूरोप की लीडरशिप नजर आ रही है, फ्रांस में, जर्मनी में, आगे पीछे, ये सारी रिप्लेस हो सकती है जो फार राइट वहां पर पार्टी जो वो पॉपुलर हो रही हैं। जो अब मिसाल के तौर पर आज वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो दूसरी रिपोर्ट दी है कि जो नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन थी जो रशिया से जर्मनी आ रही थी और जर्मनी की इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी थी, इसको यूक्रेन और CIA के खुफिया ऑपरेशन के जरिए डिस्ट्रॉय किया गया। इनिशियली ब्लेम रशिया के ऊपर लगा, बाद में पता चला कि अब वो तो यूक्रेन ने किया है। अब यूरोपीय यूनियन इस पर भी डिवाइडेड है, और जर्मनी वो जो जिसने अटैक किया था यूक्रेनियन ने, वो इस वक्त पोलैंड के पास है। जर्मनी कह रहा है कि उसको उनके हवाले किया जाए, और बाकी यूरोपीय यूनियन के मुल्क जर्मनी को देने के लिए तैयार नहीं है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक नॉर्ड स्ट्रीम का ये जो ऑपरेशन है इसने यूरोपीय यूनियन की जो यूनिटी है उसको बहुत ज्यादा फ्रैक्चर किया है, क्योंकि जर्मनी के लिए ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। देखे ना, इसके बाद उनकी इंडस्ट्री इतनी तेजी के साथ नीचे गई है, तो जर्मनी के ऊपर ये अटैक हुआ है। और पता ये चला कि ये यूक्रेन ने किया और उसमें CIA भी इन्वॉल्व थी, ठीक है ना। और जो यूक्रेन के सबसे बड़े जनरल हैं उनकी लीडरशिप के अंदर उनकी अप्रूवल के साथ ये ऑपरेशन हुआ, और शुरू में ब्लेम उन्होंने रशिया को किया कि ये रशिया ने किया। तो अब पोलैंड और इटली जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं कि ये जो यूक्रेनियन बंदा है जिसने ये धमाके से उड़ा दिया था, इसको जर्मनी के हवाले ना किया जाए। जर्मनी कह रहा है इसको हमारे हवाले करें। तो बेसिकली ये जो जंग है पहले यूरोप का नुकसान कर रही है। रशिया तो सर्वाइव कर रहा है, ठीक है ना, और एक वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए भी तैयार है, वो इससे पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा। तो देखना है कि यूरोप क्या इतनी बड़ी हमाकत करेगा कि वो रशिया के साथ लड़ जाएगा जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, या फिर उसको रशिया की डिमांड्स मानना होंगी। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन दरमियान में है ही नहीं। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राय जरूर अदा करें। अल्लाह हाफिज।